पॉइंट नंबर बी में हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चरिस्ट के केस में वो तब एग्जेम्प्ट होगा जहां पे एग्रीकल्चरिस्ट जो है सप्लाई जो कर रहा है वो क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ऐसा ना हो कि वो जो सप्लाई कर रहा है उसने रेंट पे दे दिया, उसको तो रेंट की जो है सप्लाई ऑफ सर्विस पे आ रहा है वो, तो ऐसे केसेस उसको नहीं माने जाएंगे। अगर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड वो एज अ एग्रीकल्चरिस्ट जो है सप्लाई कर रहा है, वहां पे जो है उसको जो है एग्जेम्प्ट करा जाएगा अंडर सेक्शन 23, राइट। इसके बाद कहता है सबसेक्शन 2 में बात करता है कि इसके अलावा अभी हमने ऊपर कौन कौन से देखे, ऊपर वाले केस में देखे नॉट लाइबल टू टैक्स, अगर कोई पर्सन नॉट लाइबल टू टैक्स है या फिर वोली एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज पे डील करता है तो लेनी नहीं, और साथ में एग्रीकल्चरिस्ट है तो भी उसको जो है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा सबसेक्शन 2 में बात करता है जहां पे कहता है कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, government on the recommendation of council by notification specify the category of person who may be exempted from obtaining registration under this act। कहता है इसके अलावा यहाँ पे तो दो केसेस स्पेसिफाई कर दिए कि नॉट लाइबल टू टैक्स है और वोली एग्जेम्प्ट है, या फिर हम कहें एग्रीकल्चरिस्ट है तो जाके उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर इसके अलावा भी कोई केस हमें लगता है कि जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उसको अलग से जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है डाल दिया जाएगा, और वहां पे जो है फिर उसके बाद जो है उसमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से ऐसे केसेस डाले गए हैं गवर्नमेंट ने जहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसे केसेस डाले गए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए जो है डाल भी दिए रेफर करने के लिए, कि अगर कोई सप्लाई अंडर आरसीएम होती है, कोई पर्सन है जो कि सिर्फ और सिर्फ वो ही सप्लाई कर रहा है जो अंडर आरसीएम है, जैसे कि मान लो एडवोकेट सर्विस होती है, एडवोकेट सर्विस अंडर आरसीएम फॉल करती है, ठीक है। मान लो मैं एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट सर्विस दे रहा हूँ और सिर्फ मेरी एडवोकेट सर्विस ही है। अब मेरी एडवोकेट सर्विस है आरसीएम में फॉल करती है, तो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, तो जीएसटी किसको पे करना है, आपको पे करना है अंडर आरसीएम। मैंने तो जीएसटी पे ही नहीं करना, राइट, मैंने तो सप्लाई करनी है, आपको जीएसटी पे करना है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो वहां पे क्या होगा कि मेरे को जब जीएसटी पे ही नहीं करना तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेके क्या फायदा। तो ऐसे केसेस में जहां पे आरसीएम में, जहां पे सारी सर्विसेज जहां पे आरसीएम में फॉल करती है, तो वहां पे उसकी भी रजिस्ट्रेशन की कंडीशन हटा दी गई है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड बताया गया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि ओकेजनली जो बिजनेस जो है वो करता है, ओकेजनली बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, और जो कि और उसके उसके अलावा वहां उस स्टेट पे ले रहा है जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वहां पे कैजुअल रजिस्ट्रेशन ले सकता है वो। लेकिन अगर वो डीलिंग इन सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर वो क्या सप्लाई कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर वो सप्लाई कर रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसको भी जो है नोटिफिकेशन 32/2017 इशू हुई थी 15/9/2017 को, तो इसके तहत जो है इसके लिए इसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है एग्जम्प्ट कर दी गई। जो पहले वाली हमने देखी थी आरसीएम के केस में, अगर कोई मेरी आरसीएम सर्विसेज ही है तो उसको एग्जम्प्ट जो टोटली आरसीएम में आनी चाहिए, सारी सर्विसेज अगर मेरी आरसीएम में आ रही है तो मेरे को जीएसटी लेके कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन 5/2017 जो आई थी 19 जून 2017 को, इसने जो है एग्जम्प्ट कर दिया था रजिस्ट्रेशन लेना। उसके बाद जो है इस केसेस में मैंडेटरी नहीं है। एक चीज और जो है ऐसे गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट करी, कौन सी एग्जाम्प्ट करी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है, सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो भी उसके केस में जो है जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। मान लो मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, मान लो मैं सीए सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, तो जो है सर्विस मैं आरसीएम में भी नहीं फॉल करता, मेरी भी अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी तो जीएसटी लेना मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अभी हम एक सेक्शन नीचे, अगला सेक्शन जो करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 24, वहां पे हम बात करेंगे उन केसेस में 10 लाख 20 लाख 40 वाली कोई भी कंडीशन नहीं रहती, उस केसेस में सीधा सीधा अगर वो सप्लाई में जो नीचे कंडीशंस होती हैं उनमें फॉल कर जाता है, तो फॉल होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। वहां हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई भी करता है, मान लो मैं दिल्ली में हूं और मैंने दिल्ली से बाहर सप्लाई कर दी,
मान लो मैंने बिजनेस नया नया शुरू ही किया है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख तो बहुत दूर की बात है, और लेकिन मैंने दिल्ली से जो है हरियाणा में सप्लाई सर्विस दी, मैंने दिल्ली से हरियाणा में सर्विस दी, तो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता था कि पहले वो मैं जीएसटी नंबर लूं। मैंने काम शुरू ही किया, और मेरे लिए जो है, जब मेरा पहला ही मान लो कोई क्लाइंट बना हरियाणा में, तो वो उसको मैं जब इनवॉइस रेज करूंगा, तो मेरे लिए सेक्शन 24, जो अगला सेक्शन पढ़ेंगे अभी हम, वहां पे मैं दिखाऊंगा, वहां पे मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता था कि पहले मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूं, उसके बाद जाके जो मैं उसको सप्लाई दे सकता हूं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को जो है गवर्नमेंट ने समझा कि काम जस्ट शुरू ही किया और आपने इंटर स्टेट सप्लाई होते ही जो है मैंडेट कर दिया जीएसटी नंबर लेना, तो इस प्रॉब्लम को समझा, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिशन किसके लिए है, ये सर्विसेज के केस में है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उस केस में जो है मैंडेटरी नहीं रहेगा रजिस्ट्रेशन लेना। कब तक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट सप्लाई की जो मैंडेटरी होता है, वो अंडर सेक्शन 42 अंडर सेक्शन 24 जो है मैंडेटरी, जो अगला सेक्शन है, इसके तहत मैंडेटरी हो जाता है। चाहे मैंने पहला ही इनवॉइस, मैं दिल्ली से सर्विस दे रहा हूँ हरियाणा में, मेरा पहला ही इनवॉइस है और मान लो 5,000 रुपए का इनवॉइस है, कोई लिमिट नहीं, मेरा 100 रुपए का इनवॉइस है, तो उस केस में भी वो कहता है पहले आप रजिस्ट्रेशन लो जी, पहले फिर 100 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाओ, तब जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन का कंप्लाई करो। तो बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इसको ध्यान में रखा, तो यहाँ पे तो उसने हटा दिया कि आपके लिए सेक्शन 24 के हिसाब से जो मैंडेटरी हो जाता था, उसको जो है वो सेक्शन 24 इस केस में नहीं लगेगा। लेकिन जो सेक्शन 22 के तहत जो प्रोविजन है कि 10 लाख 20 लाख और 40 लाख वाली लिमिट, वो एप्लीकेबल रहेगी ही रहेगी। लेकिन ऊपर वाले जो ये दो क्लॉज थे, कौन कौन से दो क्लॉज थे? ये वाले जो ऊपर के दो क्लॉज थे, जहां पे आरसीएम के केस में और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पे 22 वाली कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन तीसरा वाला जो क्लॉज है, यहाँ पे अगर जैसे मैं एग्जांपल से समझते हैं कि मैं जो सप्लाई दे रहा था हरियाणा वाले को, मैंने 5,000 रुपए का बिल देना था, तो पहले मेरे को 24 अगला सेक्शन जो है वो मैंडेट करता था कि पहले रजिस्ट्रेशन ले, 5,000 रुपए के ऊपर जीएसटी पे कर। लेकिन अब जो है वो कहता है कि आप 5,000 को तक तो कोई स्टार्टिंग में आपको नहीं लेना, लेकिन सेक्शन 22 जो अभी हमने पढ़ा है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उसके हिसाब से जो है आप अगर आपकी थ्रेशोल्ड जब क्रॉस हो जाएगी, तो आपको मैंडेट फिर भी हो जाएगा, तब आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मतलब सेक्शन 22 जो है वो रहेगा, 22 के हिसाब से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लेकिन जो 24 मेरे लिए मैंडेट करता था स्टार्टिंग में ही, वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मेरी जो है सर्विसेज का केस है और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। इंटर स्टेट के केस में 24 एप्लीकेबल होता था, तो वहां पे सर्विस का केस है तो रियायत दे दी गई कि वहां पे आपको 24 सर्विसेज के केस में 24 की जो मैंडेट कंडीशन है वो नहीं लगेगी, लेकिन 22 वाली एप्लीकेबल रहेगी। 22 वाली जो 10 लाख 20 लाख और 40 लाख है, वो रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसको जो हमने सेक्शन 23 में पढ़ा कि कौन से केसेस में हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं, इसको सम अप करें तो हमारा बनता है कि वहां पे वोली एग्जेम्प्टेड, या फिर मेरी वोली एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी वाले गुड्स हैं, मुझे नहीं लेना, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इसके अलावा भी कुछ चीजें और गवर्नमेंट ने जो है नोटिफाई करी, कौन कौन सी करी कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में सर्विस है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हो, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, और लास्ट में क्या डाला कि अगर आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस है तो आपको जो है 24 की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, लेकिन अगर आप 22 वाली थ्रेशोल्ड आपकी क्रॉस हो जाएगी तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब इसको हम सम अप करते हैं जो हमने सेक्शन 23 में पढ़ा। तो 23 में हमने क्या क्या बातें पढ़ी? पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कौन से लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है अंडर सेक्शन 23। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर चाहे चाहे मोर देन 10 लाख 20 लाख या हम कहें 40 लाख है, तो भी हमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ये एग्रीगेट टर्नओवर हमारी मान लो जो है 2 करोड़ है, तो भी हमारे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम सेक्शन 23 में अगर फॉल कर जाते हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। कहता है नो रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस हैं? पर्सन एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे ध्यान रखना है वर्ड का, कि एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that are not liable to tax।
सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स या सर्विसेज दे रहा है जो कि नॉट लाइबल टू टैक्स है। और साथ में क्या कहता है यहाँ पे, पर्सन नॉट लाइबल फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कहता है पर्सन एक्सक्लूसिवली engage in the business of supplying of goods and services which are wholly exempt। एक हमने क्या देखा था, नॉट लाइबल टू टैक्स, और दूसरी क्या देखा था, वोली एग्जेम्प्ट। दोनों के दोनों केसेस में जो है हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। और तीसरा हमने जो बात करी थी वो एग्रीकल्चरिस्ट के केस में करी थी। एग्रीकल्चरिस्ट कब तक एग्जेम्प्ट रहेगा, कब तक उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड के जो उपजाऊ हुई उसकी वो सप्लाई कर रहा है, उसकी वो सेल कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितने मर्जी की टर्नओवर हो, कोई रजिस्ट्रेशन उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सारी बातें हमने सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में पढ़ी थी। इसके बाद सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट जो है रिकमेंड कर सकती है, गवर्नमेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है किसी स्पेशल कैटेगरी को या स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन को जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। कौन कौन से केसेस हमने रेफर करे, हमने इसके लिए 3 केसेस रेफर करे। जहां पे आरसीएम की सर्विस सिर्फ और सिर्फ आरसीएम दे रहा है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उस केस में भी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में ही डील करता है, एक्सक्लूसिवली हैंडीक्राफ्ट में करता है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो है भी नोटिफिकेशन इशू करी, और वहां पे भी सर्विस अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वहां पे 24 जो मैंडेट करता था उसको हटा दिया गया, और वहां पे जो है उस केस में भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। इसको दोबारा मैंने इसके ऊपर एक चार्ट और रेफर किया है कि यहाँ पे हमारे अब जो दोबारा से हम समराइज करते हैं कि कौन कौन सी हमारी एग्जम्पशन बनती है। एग्रीकल्चर इसके केस में एग्जम्पशन रहती है, और कौन सी रहती है, पर्सन फॉल इन द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, जो कि थ्रेशोल्ड कितनी थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब पता है ना, ये जो लिमिट हमारी बन जाती है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, ये हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, इसकी ये क्रॉस हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन लेना है, इससे कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो यहाँ पे अगर हमारी जो टर्नओवर है वो 40 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी हमारा केस बन रहा है उसके अंदर है तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और इसके अलावा हमारी जो सप्लाई है वो नील रेटेड है और हमारी नील रेटेड एग्जाम्प्ट है तो भी हमें जो है रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इसके अलावा क्या था, पर्सन मेकिंग एक्टिविटी नॉट कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज फ्यूनरल, ये हमने शेड्यूल 3 जब हमने सप्लाई पढ़ा था तो हमने शेड्यूल 3 कवर पढ़ा था, और शेड्यूल 3 के हमने अंदर देखा था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही नहीं है तो वहां पे शेड्यूल 3 के तहत उसमें जीएसटी भी लेवी नहीं होगा। और इसके अलावा पर्सन मेकिंग सप्लाई दोज कवर अंडर द आरसीएम, कोई ऐसी सप्लाई जो आरसीएम में कवर हो रही है तो वहां पे भी जो है रजिस्ट्रेशन लेना जो है मैंडेटरी नहीं रहेगा। ये सारी हम जो है सेक्शन 23 की चर्चा जो है हम कर चुके हैं। अब हम सेक्शन करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 24, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज हम ये 3 ही सेक्शन कवर करेंगे आज की डिस्कशन में, सेक्शन 22, 23 और 24 रजिस्ट्रेशन पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बनते हैं ये। अब आगे के जो सेक्शंस है वो इनके लिंकिंग में हमारी जो है ज्वाइन होते जाएंगे। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 23, 24, ये सेक्शन कहता है कि भैया मैं 10 लाख 20 40 तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तो स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। गवर्नमेंट कहती है अगर इन वाले ये जो नीचे जो केस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगर इनमें फॉल कर गया तो यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पहले रजिस्ट्रेशन लो फिर आप ट्रांजेक्शन करते रहना। तो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, कहता है 22(1) में 15 10 20 40 की जो बात है भैया मैं नहीं मानता उसको। वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं 10 लाख 20 लाख 40 लाख तक इंतजार नहीं करूंगा, मुझे तो स्टार्टिंग से ही जो है जीएसटी चाहिए। तो कहता है द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन शैल रिक्वायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, स्टार्टिंग से ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। और पहला पॉइंट ही इसका कह देता है कि पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। मैं दिल्ली में हूं, मैंने दिल्ली से बाहर जैसे ही माल बेचा तो मेरे लिए पहले जरूरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेना। उसके बाद चाहे मैंने बिजनेस शुरू ही किया है, जस्ट मेरे पास 1000 रुपए का ऑर्डर आया, मुझे 1000 रुपए की सप्लाई करनी है, तो मुझे 1000 रुपए की सप्लाई करने के लिए भी सेक्शन 24 के तहत पहले रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। लेकिन अभी हमने ऊपर एक एक्सेप्शन क्या पढ़ी थी, वो सर्विसेज के केस में था, वहां पे जो है ये वाला जो प्रोविजन है सर्विसेज के केस में यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया।
ये जो है सर्विसेज के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पे सर्विसेज का अगर केस होगा तो यहाँ पे सेक्शन 24 के तहत जो है रजिस्ट्रेशन की मैंडेट रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे वेट होएगा। लेकिन अगर 22 में थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हो गई तो फिर तो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, 22 में फॉल कर जाएगा, मतलब 24 में कवर नहीं होगा लेकिन 22 में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स का केस है तब तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे 24 में कवर हो गया। तो पहला मैंने माल भेजा दिल्ली से हरियाणा, तो भैया पहले ही रजिस्ट्रेशन पहला ऑर्डर था, पहला ऑर्डर आया 1000 रुपए का, तो पहले ऑर्डर में ही मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ गई सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 के तहत। इसके बाद कहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करता है उसके लिए भी मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना। इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कितना टाइम लिमिट है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अगर मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है तो मुझे कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कब कब हमारे लिए मैंडेटरी है, कब कब हमारे लिए एक्सेप्शन है, और कब कब स्टार्टिंग से ही मैंडेटरी है। हमने 3 सेक्शन पढ़े। 22 कहता है कि कितने टर्नओवर के बाद मैंडेटरी होगा, वो 22 बताता है। 23 कहता है कि कभी भी मैंडेटरी नहीं होगा, आपको लेना ही नहीं जीएसटी, वो 23 बताता है। 24 कहता है स्टार्टिंग से ही जीएसटी लगा दूंगा, पहले रजिस्ट्रेशन लो, पहले जीएसटी पे करो, राइट। तो हम अब ये वाला सेक्शन देख रहे हैं जहां स्टार्टिंग से ही जो है जीएसटी जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो पहला तो हमने देखा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, दिल्ली से हरियाणा मैंने भेजा, मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अब अगर मैं मान लो मैं जो है मैं उत्तरांचल में हूँ और मुझे जो है दिल्ली में प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगाना है, तो मैं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पहले मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। तो उसके बाद जो है जाके मैं अपनी टैक्सेबल सप्लाई जो है वहां पे जो है सेल आउट कर सकता हूँ प्रगति मैदान में टैक्स। तो उसमें मुझे क्या रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। इसके बाद कहता है थर्ड पार्ट में पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब जिसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कह रहा है। मैं एडवोकेट हूं, मान लो मैंने एडवोकेट सर्विस दी और मेरे लिए मेरी सर्विसेज जो है वो आरसीएम में फॉल करती है, मैं एज अ सप्लायर मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एज अ रेसिपिएंट उसको जो है जीएसटी पे करना है, तो आपको एज अ रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए जो है इस सेक्शन के तहत, इस क्लॉज के तहत पहले रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। यहाँ पे यही बात कहता है कि जिसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है, मेरे ऊपर तो मैं अगर मैं मेरी आरसीएम में सर्विस आती है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, आपके ऊपर आएगी। आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसके बाद जो है आप सप्लाई ऑफ सर्विस करोगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहता है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। हमने सेक्शन 9 ऑलरेडी पढ़ा है। हमने उस सबसेक्शन 9 में सेक्शन 9 3 9 4 9 5 हमने पढ़े थे। 9 3 9 4 9 5 जो कि 9 5 किससे बात करता था, वो बात करता था ई कॉमर्स के बारे में बात करता था। जैसे कि ओला, उबर वगैरह इन सारे के केसेस देखे थे जहां पे सप्लायर और कोई और होगा, रेसिपिएंट कोई और होगा, और बीच में जो एक मीडियोकर ई कॉमर्स जो मीडियोकर जो इन दोनों को मिलाएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाया जाएगा। जैसे कि ओला उबर क्या करता है, ओला उबर एक ड्राइवर को और एक पैसेंजर को आपस में कनेक्ट कर देता है। एक ड्राइवर को, एक पैसेंजर को, ड्राइवर को सर्विस देनी है, वो सप्लाई ऑफ वो सर्विस प्रोवाइडर है। एक पैसेंजर को सर्विस लेनी है, उस वो जो है रेसिपिएंट है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में कौन जीएसटी पे करता है, ऐसे केसेस में ना रेसिपिएंट पे करता है। मान लो मुझे कहीं जाना है, मुझे यहाँ से जीके जाना है, मैंने उबर बुक करी, तो क्या वो ड्राइवर उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा? ड्राइवर भी जीएसटी नहीं पे करेगा, मैं भी जीएसटी नहीं पे करूंगा। इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो ये ट्रांजेक्शन मैं यहाँ से गया, मैं उबर में 100 रुपए आ रहे थे, तो 100 रुपए मैंने पे करे, तो इस 100 रुपए जो है इस ये जो ट्रांजेक्शन हुई है 100 रुपए की, इस पे जीएसटी की जो लाइबिलिटी आती है वो किस पे आएगी? वो उस पे ना ड्राइवर पे आएगी ना मेरे पे आएगी। ये जो लाइबिलिटी आएगी वो ओला उबर जो भी एग्जांपल ले लो, इसके ऊपर आएगी। तो इसको जो है, इनको जो है जीएसटी पे करना होगा। तो इनको जो है जीएसटी पे करने के लिए सेक्शन 24 के तहत मैंडेटरी होता है कि वो पहले ही रजिस्ट्रेशन ले, राइट। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर कवर हो जाते हैं, इनको पहले से ही जो है रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी,
एनआरटीपी के केस में भी इन लोगों को भी जो है रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे भी पढ़ा था, जो बाहर का नॉन रेजिडेंट है, जिसका जो यहाँ ओकेजनली काम करने आया है, उसका यहाँ इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो एज अ एनआरटीपी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेके अपना जो है काम कर सकता है। तो उसको भी पहले ही जो है स्टार्टिंग्स में ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ऐसा ना हो ना वो यहाँ पे आए और सर्विस दे और वहां से इंडिया से निकल जाए और यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना मिले। तो ऐसे केसेस में जो है उसके लिए भी मैंडेटरी होता है कि वो आके अपने सप्लाई देने से पहले जो है सेक्शन 24 के तहत जो है पहले रजिस्ट्रेशन ले जीएसटी की, उसके बाद जो है वो सप्लाई करेगा। इसके बाद अगले पॉइंट नंबर 6 में कहता है पर्सन वो आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। जो जिसको टैक्स काटना है, जिसको टैक्स डिडक्टर, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी अलग-अलग कैपेसिटी आती है कि कौन सी कैपेसिटी में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो वहां पे जब ड्रॉप डाउन करते हैं ना तो ये सारे ऑप्शन बन के आते हैं कि आप कौन सी कैपेसिटी में, तो वहां पे भी आता है एज अ टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस टैक्स कलेक्टर। तो वो यही सारे केस हैं कि आप टीडीएस डिडक्टर के उस पे हो, तो अगर आप टीडीएस आपके ऊपर लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने के अंडर सेक्शन 51 जब हम रेफर करेंगे वहां पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे जो है टैक्स डिडक्ट करने की जो है जो है वहां पे जरूरत होती है और मैंडेटरी होता है वहां पे जो है टैक्स काटना। राइट, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे जीएसटी के टीडीएस की बात हो रही है। वहां पे हम सेक्शन 51 पढ़ेंगे तो वहां पे हमें जीएसटी के टीडीएस की बात करेंगे, और सेक्शन 52 पढ़ेंगे तो वहां पे जीएसटी के टीसीएस के बारे में बात करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अलग अलग दोनों में क्राइटेरिया है, तो वहां पे हम दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 51 और 52 वहां पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो बात करी गई है कि अगर आप सेक्शन 51 और 52 के तहत आप टीडीएस, आपके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी बनती है, टैक्स डिडक्ट करने की लाइबिलिटी बनती है या टैक्स कलेक्ट करने की लाइबिलिटी बनती है, तो दोनों में से कोई भी लाइबिलिटी बनती है तो आपको एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेना होगा या एज अ टैक्स कलेक्टर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। टैक्स कलेक्टर वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पे लिखा है अ पर्सन वो सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन सप्लाई ऑफ द 95 वाला, तो ये वाला तो ऊपर ही कवर हो गया, ठीक है ना। अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, ओला उबर वाला, ये तो ऊपर ही कवर हो गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया अदर देन 95। ओला उबर अर्बन क्लैब तो यही कवर हो गया। इसके अलावा जो बच रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट टीसीएस की लाइबिलिटी जिसके ऊपर आएगी अंडर सेक्शन 52, उसको जो है इनमें कौन कौन कवर होते हैं, इसमें फ्लिपकार्ट अमेजोन का हम वहां पे एग्जांपल लेंगे कि इस तरीके से फ्लिपकार्ट अमेजोन जब ये लोग सर्विस देते हैं तो वहां पे सप्लायर कोई और होता है, रेसिपिएंट कोई और होता है। ऐसे ही होता है ना, हमने अमेजोन से हमें कोई चीज चाहिए थी, हमने अमेजोन में देखा, हमें अच्छी लगी, हमने बुक कर दी, तो वो क्या करेगा, अमेजोन किसी से सप्लायर कोई और होगा, सप्लायर कोई और होगा, वो और रेसिपिएंट हम होंगे, तो वहां पे हमें सप्लायर और रेसिपिएंट को हम दोनों को वो आपस में मिला देगा। मेरी रिक्वायरमेंट थी और वो जो है उसको उसको क्या करना है, उसको सेल करना है और मुझे वो माल चाहिए, तो हम दोनों को मिला देगा और अपनी कमीशन चार्ज कर लेगा। तो ऐसे केसेस में फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी जो है रजिस्ट्रेशन लेना है, वहां पे टीसीएस के प्रोविजन आ जाते हैं, वो हम अलग से 52 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है इस केसेस में भी जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन को जो है रजिस्ट्रेशन लेना होगा अंडर पॉइंट नंबर 9। ऊपर जो पॉइंट देखा था तीनों में फर्क समझ आ रहा है। अभी मैं दोबारा से यहाँ पे लास्ट में लिंकेज कराऊंगा तीनों की, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अभी हम तीनों देख रहे हैं, 3 कैटेगरी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तीनों को अभी मैं लास्ट में लिंकेज कराऊंगा। अभी जब समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे पॉइंट बन के आ गए, कि यहाँ पे एक तो टीडीएस वाला आ गया, ठीक है, टैक्स कलेक्टर एट सोर्स वाला आ गया, उसको भी टीडीएस डिडक्टर जिसको हम कहते हैं उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। राइट, ये वाला टैक्स डिडक्टर पॉइंट नंबर 6 के अंदर। और पॉइंट नंबर 9 में कौन सा आ गया, टीसीएस वाला आ गया, टीसीएस अंडर सेक्शन 52 है, उसको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। राइट, और कौन सा हमने एक देखा, ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 वाला, सेक्शन 95 के अंदर ओला उबर वाले जो आगे, उस केसेस में भी ये जो ओला उबर है, ओला उबर अर्बन क्लैब, ये सारे जो मीडियोकर्स आएंगे, ये भी एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अपना काम कर रहे हैं। तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि दो जनों को आपस में मिला रहा है, जो कि दो जनों को आपस में मिला रहा है। कोई जो ई कॉमर्स ये जो ये मान लो कि ओला उबर इनकी अपनी गाड़ी तो रही है, वो तो ड्राइवर की ही गाड़ी होती है, ये तो जस्ट क्या करते हैं, इनके बाद रजिस्टर करते हैं और ये आपस में दोनों ये जो है ड्राइवर और ये जो है ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये ड्राइवर और पैसेंजर को आपस में एक नेटवर्क के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वहां पे मिला देता है, इसका यही काम होता है।
तो इनको ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है, जहाँ पे 2 जनों को ये कनेक्ट करते हैं। चाहे हम फ्लिपकार्ट, अमेज़न की बात करें, चाहे ओला, उबर की बात करें, दोनों के प्रोविजंस जो हैं अलग-अलग हैं, इसलिए इनके अलग-अलग सेक्शंस आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो आते हैं, इन सबको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसलिए सेक्शन 24 में जो है अलग-अलग पॉइंट्स में जो है इनको कवर किया गया है, लेकिन इन सबको जो है रजिस्ट्रेशन लेना होगा, राइट? इसके अलावा और कौन बच जाता है? इसके अलावा कहता है पॉइंट नंबर 7 में, पर्सन वो मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। जो सप्लाई कर रहा है किसी और के बिहाफ पे, कौन करेगा? एज अ एजेंट। वो प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, अब एजेंट उसकी सेल कर रहा है, तो एज अ एजेंट, और अदरवाइज एजेंट नीड सेपरेट रजिस्ट्रेशन रेदर देन प्रिंसिपल। तो वहां पे प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, वो चीज ठीक है। एजेंट को भी जो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल कर रहा है, उसके लिए भी मैंडेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेना। एजेंट के लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेना। इसके अलावा कहता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए भी स्टार्टिंग से ही जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी जो है मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेना। कहता है वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कल की लास्ट डिस्कशन में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, जहां पे हमने सेक्शन 20 और सेक्शन 21, दो सेक्शन जो हमने लास्ट डिस्कशन में कवर किए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लास्ट के दो सेक्शन जो हमने कवर किए थे, वहां पे हमने एग्जांपल लिया था दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और यूपी का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे एक हेड ऑफिस था जो कि ऑडिटर ने बिल दिया था, ठीक है ना, लिंक हो जाना चाहिए। ऑडिटर ने बिल दिया था 1 लाख प्लस जीएसटी का, 18,000 रुपए जो जीएसटी लगा था, और सप्लाई कौन करता था? 4 की 4 यूनिट जो है फैक्ट्री, जो चारों फैक्ट्री थी वो सेल करती थी, तो यहाँ पे उनकी जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती थी। और इसके पास क्या था? इनपुट सर्विस, हेड ऑफिस के पास क्या था? इनपुट सर्विस पड़ा था, तो वो एलोकेट कर सकती थी उसको टर्नओवर के ब्याह पे। अगर मान लेते हैं कि ये जो हेड ऑफिस है, वो मान लेते हैं वो दिल्ली वाली यूनिट में के अंदर ही हेड ऑफिस है, तो उस दिल्ली वाली यूनिट पे तो ऑलरेडी उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उसने जीएसटी नंबर लिया होगा ना, 07, फिर पैन नंबर वो। तो अगर वो ऑलरेडी भी रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर इनपुट सर्विस अपना बांटना है, तो उसको एज अ आईएसडी भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इसमें यही बात यहाँ पे लिखी है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, चाहे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अगर वो ऑलरेडी एज अ यूनिट रजिस्टर्ड भी है, तो दिल्ली वाली यूनिट थी, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था ना, कल वाला एग्जांपल याद होना चाहिए, बीच में हेड ऑफिस बनाया था, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान 4 यूनिट बनाई थी। अब हमने ये भी कहा था कि ये हेड ऑफिस है, ये भी तो किसी स्टेट में होगा, तो मान लो ये दिल्ली स्टेट में ही है, तो दिल्ली स्टेट में तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ले रखी है उसने रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन एज अ सप्लायर ले रखी है वहां पे, और लेकिन उसको यहाँ पे क्रेडिट बांटने के लिए, अगर उसको क्रेडिट बांटना है, तो उसको एज अ आईएसडी की रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। चाहे ऑलरेडी उसके पास नॉर्मल कैपेसिटी पे रजिस्ट्रेशन पड़ी है, वो ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। वो एज अ आईएसडी जब अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा, तो वो एज अ आईएसडी के उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और उस आईएसडी की रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना आईएसडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर वो ऑलरेडी अगर नॉर्मल कैपेसिटी पे भी रजिस्टर्ड है, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी ऑन इनवर्ट सर्विसेज। हमने वहां पे भी बात करी थी कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के केस में ही जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपना क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि ये नाम ही खुद ही बताता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ओनली फॉर द सर्विस, नॉट फॉर द इनपुट, नॉट फॉर द कैपिटल गुड्स, राइट। तो ये सारे पर्सन जो है इसमें कवर होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे, इन सबको जो है पहले ही मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना। इसके अलावा कौन सा आ गया? यहाँ पे आ गया, इसके अलावा कहता है एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, उसको भी लेना होगा। यहाँ पे कहता था, ऊपर वाले में क्या था? पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन दिस थ्रू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में क्या था? पॉइंट नंबर यहाँ पे कौन कवर हो रहा है? पॉइंट नंबर 10 और 9 में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 10 में जो कवर हो रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो लेनी है वो किसको लेनी है? फ्लिपकार्ट और अमेजोन को लेनी है। और पॉइंट नंबर 9 में जो रजिस्ट्रेशन लेनी है, वहां वो रजिस्ट्रेशन किसको लेनी है? वो सप्लायर को लेनी है। सप्लायर कौन होगा? इसको समझते हैं। मैं मान लेते हैं मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन हूँ, ठीक है, मैं एक प्लेटफॉर्म वो हूँ। आपने कुछ ऑर्डर किया, तो मेरे पास ऑर्डर रिसीव हुआ, मैं मेरे मेरे पोर्टल पे, मैं एक पोर्टल हूँ, मेरे पोर्टल पे आया कि ये आपने ऑर्डर प्लेस किया है। अब मेरे पास तो वो है नहीं, मैं किसी से लेके आपको दूंगा, ठीक है, उससे लेके दूंगा ना, मैंने तो मेरी तो जब मुझे तो जस्ट कमीशन, उसमें कमीशन इनकम मिलनी है, ठीक है, तो मैं उससे लेके दूंगा। तो ये प्रोविजन जो नंबर 9 है, वो उसके लिए मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन लेना, जो मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर पोर्टल को जो है यूज कर रहा है।
जो मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है सेल कर रहा है, उसके लिए जो है मैंडेट हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना पॉइंट नंबर 9 में। और मैं एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट, अमेज़न पॉइंट नंबर 10 के अंदर मैं भी रजिस्टर्ड हूँगा, वो सप्लायर भी रजिस्टर्ड होगा। दोनों में फ़र्क देख रहे हो? सप्लायर जिससे मैंने लेके दिया वो भी रजिस्टर्ड होगा, वो भी मैंडेटरी रजिस्टर्ड होगा, और मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट तो रजिस्टर्ड होऊँगा ही होऊँगा, ठीक है? आप रेसिपिएंट हो, आपको तो ज़रूरत नहीं है, राइट? ठीक है? और हमने जो ऊपर वाले केस देखे, वहाँ पे क्या था? ओला, उबर और अर्बन क्लैब वाला जो केस देखा, वहाँ पे सिर्फ ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, ना सप्लायर को चाहिए थी, ना रेसिपिएंट को चाहिए थी। वहाँ पे नहीं चाहिए, वहाँ पे ना ड्राइवर को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है, ना पैसेंजर को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो अर्बन क्लैब कह लो या ओला कह लो, उबर कह लो, जो मीडियोकर है, वो जो है लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 24। दोनों ई-कॉमर्स ऑपरेटर जितने बन रहे हैं, उनको फ़र्क आना समझ आना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकली है। कभी आप अपने किसी गुड्स को डील करोगे, तो अपना गुड्स अगर आप ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट में डालोगे ना, वो कहेगा पहले आप रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर लेके आओ। वो क्यों आपसे जीएसटी नंबर माँग रहा है? पॉइंट नंबर 9 के लिए माँग रहा है। पॉइंट नंबर 9 के लिए कहता है कि पॉइंट नंबर 9 की वजह से आपसे जीएसटी नंबर माँग रहा है। वो कह रहा है भैया आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना। पहले आप अगर मेरे पोर्टल को यूज़ करना चाहते हो, मतलब मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न हूँ। मैं कह रहा हूँ आप मेरे पोर्टल को फ्लिपकार्ट, अमेज़न यूज़ करना चाहते हो, पहले रजिस्टर कराओ अंडर पॉइंट नंबर 9। ठीक है? मैं तो रजिस्टर्ड हूँ। तो आप पॉइंट नंबर 9 में रजिस्टर्ड हो, तो जाके जो है आप यूज़ कर पाओगे मेरे पोर्टल को। इसलिए जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़न के थ्रू जो ये जितने लोग डील करते हैं, इनके लिए जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर अर्बन क्लैप वगैरह वाला केस आ गया, तो वहाँ पे ड्राइवर को नहीं लेना रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे ऐसा नहीं है ड्राइवर पहले अपना जीएसटी नंबर लेके आएगा, उसके लिए नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन। उस पे ओला, उबर को चाहिए। दोनों में फ़र्क इस तरीके से फ़र्क बनता है। इसलिए अलग-अलग जो है पॉइंट्स में जो है अलग-अलग यहाँ पे केस डाले गए हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 11 में बात करते हैं, किसके लिए मैंडेटरी है? एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। इसको ना ये जो ये अलग ही पॉइंट है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, इसको ओआईडीएआर सर्विसेज बोलते हैं शॉर्ट्स में। ओ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। इसको हम अलग से जब सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ेंगे, वो इसी के ऊपर सेक्शन है। वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में इसके लिए क्यों मैंडेट आ जाता है? वो कहता है कि कोई अगर ओआईडीआर सर्विस दे रहा है, मैं हल्की सी इसकी झलक बता देता हूँ, ठीक है? डिटेल में वहां डिस्कशन होगी इसकी। ओआईडीआर सर्विस होती है, अगर कोई ऑनलाइन बेसिस पे आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे रहा है, डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज दे रहा है। मान लो ड्रॉपबॉक्स है। ड्रॉपबॉक्स हमको क्या कर रहा है? हमें एक क्लाउड में स्पेस दे रहा है कि हम अपना जो डाटा है वो उनके क्लाउड में स्टोर कर सकें। और फैसिलिटी क्या क्या फायदा होगा उसको एक डाटा क्लाउड में स्टोर करने का, कि वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। ये एक फैसिलिटी है कि क्लाउड में डाटा आ गया, तो वो क्लाउड का डाटा जो है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको कहीं भी बैठे हैं एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। तो इस तरीके का वो क्या हमें दे रहा है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस करने के लिए जो है हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस सर्विस के वो जो चार्ज ले रहा है, वहां पे हम देखेंगे कि किसको ऐसे केसेस में सप्लायर वो है, रेसिपिएंट मैं हूं, किसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो यहाँ पे बात करता है कि किसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो कहता है एवरी पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विस, जो कि ओआईडीआर सर्विस दे रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको जो है मैंडेट हो जाएगा जो है जीएसटी नंबर लेना। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये वाला प्रोविजन जो है इफेक्ट में आएगा। ये प्रोविजन इफेक्ट में इस तरीके से आएगा। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है, अब ये ड्रॉप बॉक्स यूएसए से सर्विस ले रहा है, ठीक है? ये इंडिया में है मिस्टर ए। इसने जो है 1 टेराबाइट का स्पेस लिया, और ये जो है इसको 1 टेराबाइट के मान लो जो है $1 पे चार्ज पे करना है। एग्जांपल ले रहे हैं, $10 मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसको जो है $10 मान लो, यहाँ ₹750 इसको जो है मंथली इसको पे करने, राइट? तो क्या होगा? अब ये 1 टेराबाइट का इसने 1 टीबी का स्पेस ले लिया।
अब ये हर महीने इसको पे करेगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, मिस्टर ए इंडिविजुअल है, इसको तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है, और ये कौन है, सप्लायर है। और लेकिन ये सप्लायर कहाँ है, इंडिया के बाहर है, यूएस में है ये सप्लायर, और जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में है, और इंडिया में ये रेसिपिएंट है, और ये अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है। इसमें दो केस बन जाते हैं। अगर ये पर्सन जो सर्विस ले रहा है ये रजिस्टर्ड है तो डिफरेंट सिनेरियो है, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो ये डिफरेंट सिनेरियो में आ जाता है। अगर ये मिस्टर ए रजिस्टर्ड होगा, अगर ये मिस्टर ए रजिस्टर्ड है तो उस केस में कहता है ठीक है यार, आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो ये आरसीएम में आप जो है इसके ऊपर टैक्स पे कर दो, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर तो बाहर है, इसको अब कहां से हम, ये यूएस वाला बंदा है, इसको कैसे पकड़ेंगे, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको तो हम ये भी नहीं कह रहे कि अलग से रजिस्ट्रेशन लो, तो आप इसके ऊपर जीएसटी पे कर दो। लेकिन अगर ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, अगर ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो इसको हम कहें कि भैया तू ड्रॉप बॉक्स सर्विस ले रहा है, तो पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले और आरसीएम में जो है इसको पे कर। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में इसको जो है आरसीएम के तहत जो है नहीं कहा जाता। इस केस में इसको आरसीएम के तहत में नहीं कहा जाता। इस केस में जो है यहाँ पे सेक्शन 24 में जो है इसी को ही मैंडेट किया जाता है, किसको, ड्रॉप बॉक्स यूएसए को मैंडेट किया जाता है कि भैया आप इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट करो और अपने बिहाफ पे, जो कि लाइबल होगा जीएसटी लेने के लिए। वो कहता है आप इंडिया में पर्सन को अपॉइंट करो, आपने इंडिया में सर्विस देनी है, आप अपॉइंट करो और आप इसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी पे करो। हम इंडिविजुअल्स को परेशान नहीं कर सकते कि आप जो है रजिस्ट्रेशन लो और आरसीएम में पे करो। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनसे तो हम पे करा लेंगे, जो ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड है उनसे तो पे करा लेंगे, ये वाले केस उनको तो करा लेंगे, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है उनको नहीं कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन लो। आप आईडीआर जो है इंडिया में आओ, इंडिया में कोई अपना ऑथोराइज पर्सन बनाओ, उसको जो है हम एज अ ऑथोराइज पर्सन जो है उसको अपॉइंट करो, और उससे जो है हम जीएसटी इस ट्रांजेक्शन के ऊपर मांगेंगे। तो यहाँ पे जो है यही बात ये कहता है, दोबारा से मैं प्रोविजन पे आता हूँ, तो यही यहाँ पे कहता है कि every person supplying OIDR services or data access retrieval services from a place outside India to a person in India other than registered person, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है। मैं मान लो मिस्टर ए हूँ, अनरजिस्टर्ड हूँ, तो ऐसे केसेस में किसके लिए मैंडेट कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेना, किसको मैंडेट कर रहा है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विस, मतलब ड्रॉप बॉक्स यूएसए को कह रहा है कि भैया आप जो है रजिस्ट्रेशन लो। वो कह रहा है मैं इंडिया में नहीं हूँ, कह रहा कोई बात नहीं, जीएसटी एक्ट कहता है कोई बात नहीं, आप किसी पर्सन को अपॉइंट करो इंडिया में और वो जो है जीएसटी पे करेगा। हम जो है बंदों को, रेसिपिएंट को नहीं कहेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन लो। तो यहाँ पे इजी फॉर्म में यही लिख दिया मैंने यहाँ पे, ड्रॉप बॉक्स यूएसए प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया, Dropbox USA need to register itself in India by a person as a authorized representative on his behalf in India। अब जो ऑथोराइज पर्सन वो उसको जो ऑथोराइज पर्सन यूएसए ड्रॉपबॉक्स यूएसए अपॉइंट करेगा इंडिया में, उस पर्सन से जो है टैक्स दिया जाएगा। अब ये लास्ट पॉइंट इसके बाद जो बचता है पॉइंट नंबर हमारा 11, ये पॉइंट नंबर क्या कहता है, ये पॉइंट नंबर कहता है कि सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को इसके बाद भी कोई और क्लास और कोई लगता है जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेट करना है, उसके लिए जो है नोटिफिकेशन इशू करेगी और उसको जो है उसको उसके ऊपर भी मैंडेटरी कर देगी रजिस्ट्रेशन पहले से ही लेना। तो ये सारे क्लॉजेस हमारे बनते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन जो है लेना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, पहले से ही मैंडेटरी हो जाएगा वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? 22 में क्या था, वहां पे थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है, तब तक रिलैक्सेशन है, तब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। 23 के केस में, सेक्शन नंबर 23 के केस में तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, 24 में स्टार्टिंग से ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं जहां पे स्टार्टिंग से ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो हमने बात करी, उसको एक बार मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में हमारे को कौन कौन से केसेस में जो है कैसे कैसे जो है रजिस्ट्रेशन पे चलना है। पहले हमने 95 वाले की बात करी थी, 95 वाले में जहां पे हमने ओला उबर अर्बन क्लैप की बात करी। ओला उबर अर्बन क्लैप में क्या होगा, ये मान लो बीच में जो है ओला उबर अर्बन क्लैप है, एक साइड होगा सप्लायर, राइट, एक साइड होगा रेसिपिएंट। किसको रजिस्ट्रेशन लेनी है,
किसको सेक्शन 24 जो है मैंडेट करता है? वो ना सप्लायर को मैंडेट करता है, ना रेसिपिएंट को मैंडेट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन क्लैब को मैंडेट करता है। मतलब सेक्शन 95 जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसको मैंडेट करता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन लो। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। ई कॉमर्स ऑपरेटर नीड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसको? ओला, उबर, अर्बन क्लैब, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो बीच में जो है जो सर्विस दे रहे हैं अपनी, जो सर्विस दे रहे हैं, इस तरीके की सर्विस दे रहे हैं जो दो पर्सन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो है इस टाइप की सर्विसेज जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंपनीज को होगी। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइडर है मेनली नीड नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन इवन द थ्रेशोल्ड क्रॉसेस द ई कॉमर्स